नमस्कार, मेरा नाम कृतिका अग्रवाल। एक बार फिर से मैं आपका विदर्भ के नंबर 1 न्यूज़ चैनल विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है शिखा पिपलेवा मैम, जो कि एक इंजीनियर है और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास ऑफिसर है। नमस्ते मैम, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। नमस्ते। जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं। हम वोटिंग किसी और विचारधारा को सोचते हुए देते हैं, बट इलेक्शन के बाद वो विचारधारा किसी और से जुड़कर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से क्या लोकतंत्र का अपमान तो नहीं हो रहा है? एक्चुअली लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो हम बात करते हैं वो होता ही है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन या जन सहभागिता वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी चुनाव में जनता का मैंडेट, जनता ने किसको चुना, चुनाव के पहले जो विचारधारा उसे बताई गई किसी के भी द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र में रखते हुए जनता जब चुनाव करती है तो कुछ दिनों से ये जो ट्रेंड चल रहा है कि आफ्टर इलेक्शंस कुछ विचारधाराएं जुड़ जाती हैं, कुछ अलग हो जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो जनता के मैंडेट का अपमान ही होता है। एंड लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, तो उसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान है उसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस, उस पर थोड़ा एक फुल प्रूफ अमेंडमेंट होने की आवश्यकता है। लाइक कि चुनाव के पहले जो पार्टी साथ में है उन्हें चुनाव के बाद भी साथ में रहना चाहिए। इस टाइप का अमेंडमेंट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी लीगली भी ये जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही है उन्हें एड्रेस किया जा सकेगा। जैसे अभी भारत में महिलाओं को भी इलेक्शन में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है। तो जैसे अभी तक लेडीज़ों को बोला जाता था भारत में कि चौका चूल्हा में है या ये सब चीज़ों में, अब भारत देश जो है ये महिलाओं को भी मौका दे रहा है कि वो आगे बढ़े और देश को संभाले। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेगी? अभी तक के हमारी सरकारों में जो लोकल गवर्नमेंट है तो उसमें 50% आरक्षण ऑलरेडी दिया हुआ है महिलाओं को। अब उसमें बस यही बात है कि कुछ जगह पे महिलाएं खुद उस चीज़ का यूज़ करती है, कुछ जगह उनके हस्बैंड या उनके घर के रिलेटिव्स जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो चीज़ थोड़ा अवॉइड होना आवश्यक है। साथ ही रिसेंटली जो कि संसद में इस चीज़ का जो प्रपोजल, जो बिल पास किया गया है कि 2029 के आसपास से महिलाओं को भी विधानसभा एवं जो राज्यसभा या लोकसभा, जो मतलब स्टेट एंड जो सेंट्रल असेंबलीज हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। जो वो वाली बात है तो वो बहुत ही तारीफ़े काबिल स्टेप है। सिर्फ उसमें हमें ये करने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी हम वो चीज़ें लागू कर सके उतना बेटर होगा। 2029 तक के वेट कर रहे हैं तो 2024 से यदि वो कोशिश करके इफ़ पॉसिबल यदि कर सकें तो ये तो हम सभी जानते हैं, जो महिला इतना दर्द सहन करके एक बच्चा पैदा कर सकती है, कितने हज़ारों हड्डियों का दर्द सहन करती है, घर परिवार चला सकती है, तो 2 घरों को चला सकती है राइट फ्रॉम देन, बाद में जब समाज में उतरती है तो उतना ही सिंसियरिटी से काम करती है, वर्क प्लेसेस पे उतना ही सिंसियरिटी और ईमानदारी से काम करती है, एथिकल काम करती है। तो जब ये सारे लेवल पर काम कर सकती है तो मुझे लगता है लोकल गवर्नमेंट तो काफ़ी जगह प्रूव कर दे, इवन इन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। हमारे पास काफ़ी MLA एंड MP से जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपना राज्य या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो चला रही है। तो आरक्षण मिलने पर तो उन्हें और एक मौका मिलेगा और एक सशक्त भारत को, सशक्त नारी का की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे अभी भारत में महिलाओं को भी इलेक्शन में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है। तो जैसे अभी तक लेडीज़ों को बोला जाता था भारत में कि चौका चूल्हा में है या ये सब चीज़ों में, अब भारत देश जो है ये महिलाओं को भी मौका दे रहा है कि वो आगे बढ़े और देश को संभाले। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेगी? अभी तक के हमारी सरकारों में जो लोकल गवर्नमेंट है तो उसमें 50% आरक्षण ऑलरेडी दिया हुआ है महिलाओं को। अब उसमें बस यही बात है कि कुछ जगह पे महिलाएं खुद उस चीज़ का यूज़ करती है, कुछ जगह उनके हस्बैंड या उनके घर के रिलेटिव्स जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो चीज़ थोड़ा अवॉइड होना आवश्यक है। साथ ही रिसेंटली जो कि संसद में इस चीज़ का जो प्रपोजल, जो बिल पास किया गया है कि 2029 के आसपास से महिलाओं को भी विधानसभा एवं जो राज्यसभा या लोकसभा, जो मतलब स्टेट एंड जो सेंट्रल असेंबलीज हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। जो वो वाली बात है तो वो बहुत ही तारीफ़े काबिल स्टेप है।
सिर्फ उसमें हमें ये करने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी हम वो चीज़ें लागू कर सके उतना बेटर होगा। 2029 तक के वेट कर रहे हैं तो 2024 से यदि वो कोशिश करके इफ़ पॉसिबल यदि कर सकें तो ये तो हम सभी जानते हैं, जो महिला इतना दर्द सहन करके एक बच्चा पैदा कर सकती है, कितने हज़ारों हड्डियों का दर्द सहन करती है, घर परिवार चला सकती है, तो 2 घरों को चला सकती है राइट फ्रॉम देन, बाद में जब समाज में उतरती है तो उतना ही सिंसियरिटी से काम करती है, वर्क प्लेसेस पे उतना ही सिंसियरिटी और ईमानदारी से काम करती है, एथिकल काम करती है। तो जब ये सारे लेवल पर काम कर सकती है तो मुझे लगता है लोकल गवर्नमेंट तो काफ़ी जगह प्रूव कर दे, इवन इन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। हमारे पास काफ़ी MLA एंड MP से जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपना राज्य या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो चला रही है। तो आरक्षण मिलने पर तो उन्हें और एक मौका मिलेगा और एक सशक्त भारत को, सशक्त नारी की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति, ये नीति चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। पर जो आम आदमी है, अगर इन्हें इलेक्शन लड़ना है तो ये लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मनी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब पॉम्पलेट छपाना है, बैनर लगाना है, हर जगह मनी लगती है। बट अगर सोशल मीडिया भी क्या ये सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है, इसके थ्रू भी वो अपना प्रचार कर सकते हैं। जो कि आपने बात कही है पैसे एंड राजनीति वाली, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाँ, ये आज की सच्चाई है, ये आज तक की सच्चाई रही है और इन फ्यूचर यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी मुझे लगता है 5 से 10 साल लगेंगे। लेकिन इवन इन आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो सजेशंस या जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जो सारे नियम कानून संविधान में बने हुए हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको राजनीति करने या जनप्रतिनिधि बनने के लिए पैसों की आवश्यकता है। वो बेसिकली दे गो फॉर एथिकल वोटिंग, उन्हें यही सिखाया जाता है और नियम धर्म भी यही बोलता है कि वोटिंग शुड बी एथिकल। अब एथिकल वोटिंग क्या होती है कि एक लिमिट होती है पैसा खर्चा करने की, दैट इज इलेक्शन एक्सपेंडिचर, वो पूरा मॉनिटर किया जाता है। उस लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रलोभन, वो दारू हो, पैसा हो या अदर इंसेंटिव्स, वो दिए नहीं जाने चाहिए, या जो फ्रीबीज होती है वो दिए नहीं जाने चाहिए जस्ट फॉर इलेक्शन, जस्ट फॉर विनिंग द इलेक्शन। यदि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब दिया जाना नहीं चाहिए नियमानुसार, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है या जो हमारे रूल्स बोलते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन। एंड जो प्रचार की बात है वो उसके बहुत अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, डिजिटल मीडिया हो सकता है, बट मोस्टली जो है बैनर्स, होर्डिंग्स एंड जो बाकी चीज़ें होती है, पॉम्पलेट्स, ये सब चीज़ों को पैसा लगता है बिकॉज वो एक मटेरियल मीडियम होता है। तो जो लोगों के पास पैसा नहीं है और एक आम आदमी यदि इलेक्शन सही में लड़ना चाहता है और वो चाहता है, उसकी विचारधारा अच्छी है और वो सही में जनता का भला करना चाहता है, तो आज की तारीख में सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर देन अदर थिंग्स, ये ज़्यादा वायरल होता है। एक क्लिक पे आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अरबों लोगों तक पहुंच सकते हैं। जस्ट वो मीडियम ही ऐसा है बिकॉज उसमें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, दैट इज वेव्स, एनर्जी फॉर्म उसका अलग होता है, तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है एंड उतना कम खर्चा होता है। एंड विथ रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट ऑल्सो, इफ़ यू गो फॉर, हम यदि ग्रीन इलेक्शंस पे फोकस करें या एनवायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्शंस पे फोकस करें तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर। मैम, जैसे भी नेता जो अब के चुने जाते हैं, से पहले जो नेता चुने जाते थे, अब जनता के थ्रू नेता चुने जाते हैं, तो मेनली जो जनता होती है ये इनकी सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे पहले नेताओं की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, पर अब जो नेता चुने जाते हैं इनके पीछे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, 20 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, इस टाइप से सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और उन सिक्योरिटी के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी बहुत हाई लेवल के हैं, तो वो एक्सपेंसेस एक तरीके से जो है वो लोगों के ही पैसे हैं। तो ये चीज़ों से हम जो देश का विकास है वहाँ अगर हम ये पैसा खर्च करें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअली पूरे विश्व में मोस्टली दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया है, जिसमें कि मोस्टली थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस हम अपने नेता चुनते हैं। एंड कुछ जो लाइक राज्यसभा एंड फॉर द विधान परिषद इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं। तो स्पेशली जब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो वो तो डायरेक्टली जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि होते हैं। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो एक कोलेजियम होता है, उनमें जो डिफरेंट लेवल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चूज करते हैं आगे अपना इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं। तो इसमें हाँ, जो कि आपने कहा सुरक्षा वाली बात, तो हम ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक के कि लोकतंत्र है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जनता के ही नेता हैं, जनता ने ही चूज किया है, तो जनता से ही किस बात का भय। तो इसमें हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे मुझे लगता है कि कुछ मायने में कम किया जा सकता है। देश के दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें सपोर्ट हो सकता है। एंड साथ ही ये जो चीज़ है 100% तब ज़्यादा एप्लीकेबल होगी जब जो मेजॉरिटी, लाइक हम अभी इलेक्शंस हमारे कैसे होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसमें जो मेजॉरिटी जिसको मिल जाएगा, इवन दैट इज लेस देन 50% से भी कम मिल गया है। डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी लेवल पे, इवन लोकल हो, अपना स्टेट हो एंड सेंट्रल हो, उसमें 50% भी मिल रहा है, लेकिन यदि उसको मेजॉरिटी है तो वो जीत के आ जाता है। हम यदि हमारा डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ करना चाहिए कि लाइक एटलीस्ट 50 से 60% लोग तो चूज करें। यदि 42 और 45% भी मिल रहा है और उसको सबसे ज़्यादा है बाकी से, किसी को 10 मिला, किसी को 22 मिला, तो 45% वाला जीत जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो 55% वालों का वो नेता नहीं है, वो सिर्फ वो 45% वालों का नेता है। तो एक्चुअल में ये जो सिक्योरिटी एंड ऑल की जो ज़रूरत है, वो जो डर है, वो कब कम होगा, जब 60 से 70% लोगों ने आपको चुन के लाया हुआ है और आप उनके नेता हैं, तो वो 70% से डर कैसा, वो बचे 30% को तो कोई भी कभी भी डील कर लेंगे। मैम जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं और काफ़ी सारे जो युवा पीढ़ी है अभी की, ये हर बार जैसे इलेक्शन होने के बाद कोसती है कि नेता ऐसा है या नेता हमारा ये काम नहीं करता है, नेता देश के विकास में। पर जो इलेक्शंस जब हो जाते हैं, मतलब इलेक्शन जिस दिन वोटिंग रहती है उस दिन हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, मतलब वोटिंग परसेंटेज जो है उसका रेशियो बहुत कम है। तो क्या उन्हें ये अधिकार है जब वो वोट नहीं दे रहे तो कि वो कोस पाए? मुझे लगता है कि इवन दो हमारे भारतीय संविधान में हमको आर्टिकल 19 के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, अपने किसी भी मायने में विचार व्यक्त कर सकते हैं। बट एक दूसरे तरीके से यदि ये देखा जाए, जो इंसान खुद जाकर वोट नहीं कर रहा है, जो देश के विकास की सहभागिता नहीं दे रहा है, जो देश के सिस्टम बदलने के लिए या सिस्टम को सही करने के लिए, सही लोग लाने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, जिसे पड़ी ही नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, तो मुझे लगता है कि बाद में कितना भी कोसा जाए तो कुछ होगा नहीं। तो सभी लोगों को मैं समझ सकती हूँ कि आजीविका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली अपना बिजनेस एंड सैलरीड पर्सन को जाना ज़रूरी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ भी बदल सकती है यदि आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सही रहें। वो यदि आपके लिए सोचे तो आपकी तकलीफें कम हो सकती है। तो उसके लिए जो आपको छुट्टी देती है सरकार, या इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सरकार की तरफ से निर्देश है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश है कि आपने उन्हें मिनिमम 2 आवर्स का छुट्टी देना है सो दैट दे कैन वोट। तो गोंदिया जिला जो कि हमारा 67.70% वोट 100 में से, ये काफी कम है। उसमें भी 4 LAC में से गोंदिया तालुका 64.41%। आप बताइए, शहरी भाग है और उसमें परसेंटेज कम है वोटिंग का। एंड इनफैक्ट कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि कुछ बूथ्स पे तो 37% के अराउंड है सिर्फ वोटिंग परसेंटेज। तो क्या सही मायने में लोकतंत्र आएगा क्या हमारे देश में? बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो जनता से भी गुजारिश है कि अपना जो वोटिंग का राइट है, आपको राइट मिला हुआ है, उसको आप एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, हर 18 साल के ऊपर का इंसान जाइए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं 2024, और अपने वोटिंग का राइट्स एक्सरसाइज कीजिए। जो हमारी विचारधारा है ये हम प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों को बोलने में या अपने विचार रखने में। पर जैसे हमारे जो लोकतंत्र है या हमारे जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से हम अपने विचार प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर भी हमें हिचकिचाहट है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है किसी भी चीज़ में डर, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ नॉलेज। जब तक कि आपको हर तरीके से पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बोलने के लिए डरेंगे ही। एंड जो आज के लोकतंत्र की यदि हम बात कहते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो किसी भी प्रकार से राइटिंग से, बोल के, एक्सप्रेस करके आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
जो सच्चाई है उसे व्यक्त करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट ठीक है, समाज का कहीं पे थोड़ा ऑफिशियली या कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर हो सकता है कि बहुत सारी सच्चाई फैक्ट नहीं बोलने चाहिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलने चाहिए। बट यदि आप सही में देश की सेवा करना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बदले, आपके समाज की ज़िंदगी बदले, आपके देश की स्थिति बदले, तो बोलना पड़ेगा। एंड सही चीज़ें बोलने के लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मीडिया इज ऑल्सो देयर बस फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है वो। एंड उन्हें भी उतना ही अधिकार होता है कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके, सच्चाई जनता के सामने ला सके। एंड नॉर्मल पब्लिक को तो है ही, नॉर्मल पब्लिक को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके साथ है, आपके प्रोटेक्शन के लिए। मैम, जैसे स्पार्क स्पेक्ट्रा का जो प्रोग्राम है आपकी फैमिली की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है 2024 का, तो वो क्या है, मतलब वो प्रोग्राम क्या है या उसमें कौन सेलिब्रिटी आ रहा है, वो किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, वो सब सारी चीज़ें आप प्लीज़ बताएंगे। एक्चुअली जब मैं गोंदिया में रहती थी, मैं 10th तक गोंदिया में रही, उसके बाद मुझे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी विथ रिगार्ड्स टू स्टडीज़ एंड फॉर द पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। जैसे जैसे मैं बाहर जाते गई तब मुझे पता चला कि कितनी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, हम सीख नहीं पाते, हमको लेटर स्टेज में सीखना पड़ता है। तो ऐसे सब बच्चों को, खुद मैंने दुबई में जो पीजेंट्स जीते तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बाद में सीखी। तो मेरा या मम्मी पापा भी आए थे वहाँ, उन्होंने भी देखा। तो हम सबकी एक कंबाइंड इच्छा थी कि यहाँ के बच्चों के लिए, गोंदिया वासियों के लिए, उनके बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने 2023 में हमने समीर खान को बुलाया था, वो भी स्टार प्लस के काफ़ी बड़ा एक्टर है। एंड इस बार 3 मार्च 2024 को हम सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक के एक स्पार्क स्पेक्ट्रा 2024 होटल जिंजर गेटवे जिसे कहते हैं, गोंदिया में ही हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। श्वेता सिन्हा जो कि काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित है, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है एंड स्टार प्लस दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित है एंड काफ़ी सीनियर है एंड लगती नहीं है इवन दो, बट काफ़ी नॉलेजेबल है। काफ़ी कम उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, तो वो आ रही हैं। तो इसमें हम लाइक फैशन शो है, उसमें इंट्रोडक्शन राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, रैंप वॉक्स होते हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कि हाउ टू बी मोर करेजियस, आप कितना फ्लुएंटली बोल सके, आप अपने ओपिनियन रख सके, ये सारी चीज़ें भी हम बच्चों को वहाँ सिखाते हैं थ्रू ग्रूमिंग सेशंस। वॉक इज जस्ट अ पार्ट, कैसे चलना या आप कैसे दिखते हैं वो जस्ट एक पार्ट है। आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हम मेहनत करते हैं। साथ ही हमने इस बार एक नया, एक थोड़ा क्रिएटिव रखा हुआ है शो, उसमें एक टैलेंट शो। लाइक आप अच्छा बोलते हैं तो आप बोलकर दिखाइए, आप भाषण अच्छा देते हैं आप भाषण दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, जिसको भी जो टैलेंट है, लाइक कोई योगा अच्छा कर सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइप की लाइक ड्राइंग बना सकता है, या कुछ या मिनिएचर आर्टिस्ट होते हैं कुछ, तो किसी भी प्रकार का यदि आपको टैलेंट है, आप चाहते हैं कि आप लोगों तक लाएं, तो आपका वेलकम है वहाँ पे। एंड श्वेता सिन्हा के हाथ से आपका सम्मानित आपको किया जाएगा। साथ ही हम कुछ जो सोशल फील्ड में काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, तो उनका भी हम वहाँ पे फेलिसिटेशन करने वाले हैं। सो आप सभी को मेरा वेलकम है इस पूरी फैमिली की तरफ से कि आइए प्लीज़। एंड अटेंडिंग इज टोटली फ्री एंड फॉर द पार्टिसिपेशन यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन ऑन द गिवन फ्लायर। जो भी फ्लायर आप कहीं आपको देखने मिलेगा या आपको नंबर दे दिया जाए। थैंक यू मैम, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर DM करिएगा, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा या आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू। और मोर अपडेट के लिए देखते रहिए विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल। थैंक यू।